नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और खूब मेहनत से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए एक बार फिर से आपने इस छोटे से खूबसूरत चैनल पर आप सभी का मोस्ट वेलकम करते हैं बेटा। उम्मीद करते हैं इसके पहले वाले जितने भी वीडियो लेक्चर हमने अपलोड किए हैं उसको खूब अच्छे से पढ़ लिए होंगे, नोट्स बना लिए होंगे, खूब बढ़िया से तैयार कर लिए होंगे। इसके पहले बेटा हम लोगों ने देखा था परावर्तन क्या होता है और परावर्तन के प्रकार क्या होते हैं। परावर्तन दो प्रकार का होता है बेटा, आपको याद आ रहा है। परावर्तन कितने प्रकार का बताया गया था? दो प्रकार का। एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। और मैंने आपको एक रीज़न भी बताया था कि क्या कारण है कि शीशे में, दर्पण में हमारा प्रतिबिंब बनता है और जबकि कागज़ में, दीवार में या मिट्टी में कि जब सामने खड़े होते हैं तो वहाँ पे हमारी इमेज नहीं बनती, उसमें हमारा चेहरा नहीं दिखता बेटा। इसका आंसर जानने के लिए अब जो बच्चे सिर्फ इसी वीडियो को देख रहे हैं उनको इसका आंसर नहीं पता होगा। जिनको डिटेल से इनका आंसर जानना है बेटा, इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर जा कर के वो देखें डिटेल से, वहाँ पर उनको आंसर मिल जाएगा। आज आप इस वीडियो लेक्चर में हेडिंग बनाइएगा प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। आपके बोर्ड में भी कई बार पूछा गया है, तो इसलिए वैसे भी इम्पॉर्टेंट है बेटा और आपको पढ़ने में ये मज़ा भी आएगा। तो आप पेन ले लीजिए, कापी ले लीजिए और बैठ जाइए बेटा इत्मीनान से पढ़ने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार सेशन होने वाला है। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत बेटा, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ लाइट। तो सबसे पहले बेटा इसमें आपको एक शब्द आ रहा है उत्क्रमणीयता। उत्क्रम माने उल्टा होता है बेटा। एक एक चीज़ बेटा मैं आपको बताऊंगा, हर छोटी से छोटी चीज़ बताऊंगा। जिसको फिजिक्स एकदम नहीं समझ में आती है, एकदम जीरो लेवल पर है, उसका IQ फिजिक्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, उससे भी बेटा इस चैनल पर सबसे ज़्यादा लाभ होगा। आप बस हर वीडियो को केयरफुली देखा करिए, यही आपसे बेटा रिक्वेस्ट है। उत्क्रम माने होता उल्टा। उत्क्रम माने क्या होता है? उल्टा। तो इसको समझने के लिए बेटा पहले तो प्रकाश का परावर्तन आपको दिखाते हैं कि होता क्या है। ये बेटा कोई मिरर है, ये कोई दर्पण है। अभी दर्पण के बारे में डिटेल्स आगे बताएंगे बेटा। ये कोई लाइट इस तरीके से आ रही है, इसको कहा जाता है आपतित किरण बेटा। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस करा दिया है, इस पर बात हो चुकी है। और जिस बिंदु पर ये आके टकराती है चिकनी सतह पर, उसे कहते हैं आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पर ये नॉर्मल हो गया बेटा और ये हो गया आपतन कोण। बताओ, ये आपतित किरण हो गई, क्लियर, और ये हो गया नॉर्मल। और परावर्तन का नियम क्या कहता है बेटा? परावर्तन का नियम कहता है जितना आपतन कोण होगा, जितना आपतन कोण होगा उतना ही क्या होगा? परावर्तन कोण होगा। अगर ये एंगल जितना है I है तो I के बराबर R भी हमारा होगा। तो इस तरीके से ये लाइट बेटा बाहर की तरफ निकल जाएगी, दिस इज R। तो ये हो गया आपतित किरण बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज़ को इत्मीनान से समझिए बेटा। ये हो गया आपका आपतित किरण, क्लियर है। और ये हो गया आपका बेटा परावर्तित किरण। ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया कौन सी किरण? परावर्तित किरण, क्लियर। तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश की किरण जब किसी सतह से टकराती है, टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, क्लियर। अब यहाँ ध्यान से समझने वाली ये बात है, तो प्रकाश आ रहा है ऐसे, देखो इस रास्ते से आ रही है लाइट और इस रास्ते से जा रही है। उत्क्रम का मतलब ये हुआ, अगर किसी दिन हम ऐसा कर दें जिधर से ये जा रही थी उस रास्ते से बेटा हम उस लाइट को लेके आए। आप नहीं समझ पाए हमारी बात को? मतलब जब यहाँ बल्ब रखा हुआ है, आप ऐसे समझिए, मान लीजिए ये जो लाइट आ रही है वो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही होगी। आप समझने का प्रयास करिए बेटा। मान लीजिए यहाँ बल्ब रखा हुआ था, यहाँ से लाइट चली, यहाँ से लाइट चली और यहाँ परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात वो इस रास्ते से चली गई। तो आज हम क्या कर रहे हैं, इसी बल्ब को इस तरीके से यहाँ ऐसे सेट कर रहे हैं कि जिस रास्ते पर ये गई थी उसी रास्ते पर ये बल्ब ला करके हम लगा दिए। अब हम ये सोच रहे हैं कि इसी रास्ते से हमारी लाइट आए और लाइट आए इस रास्ते पर और इसका परावर्तन हो। परावर्तन होने के पश्चात हम चेक करेंगे अब वो परावर्तित होकर के किधर से जाएगी। क्या वो सेम रास्ते को फॉलो करेगी जिस रास्ते पर आ रही थी, उसी रास्ते पर जाएगी बच्चों, कि जो है कोई रास्ता अपना बदल देगी? समझ पा रहे हो आप हमारी बात? आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? आर यू अंडरस्टैंड? क्या आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं? फिर से दोबारा आप सुनो बेटा।
जब ये बल्ब यहाँ था, यहाँ जल रहा था, यहाँ से लाइट बेटा यहाँ पहुँच रही थी, तो जब यहाँ पहुँच रही थी तो इसका परावर्तन हुआ, ये यहाँ गई। अब हमने क्या किया, प्रकाश स्रोत को यहाँ ला के रख दिया। अब जिस रास्ते पर ये जा रही थी परावर्तित किरण, उसी रास्ते पर हमने बल्ब को ला के रख दिया। अब लाइट आपतित किरण अब इस रास्ते से आ रही है, जब यहाँ बेटा आके टकराएगी, ऐसा देखा गया ये जस्ट उसी रास्ते का बेटा फॉलो करती है, जस्ट उसी रास्ते का फॉलो करती है जिधर से आपतित किरण आ रही थी। तो यही घटना कहलाती है बेटा प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। क्लियर हो रहा है। तो परावर्तित किरण जहाँ से जाती है, अगर उसी रास्ते से आपतित किरण को लाया जाए तो हमेशा बेटा उसी रास्ते का फॉलो करेगी जिधर से पहले वाली आपतित किरण आ रही थी। इसे कहते हैं प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। क्लियर। चलिए इसको लिख लिया जाए बेटा। तो लिखेंगे कैसे बेटा, आप लिखिए मेरे साथ। यदि परावर्तित किरण को, क्या लिखेंगे बेटा, यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए, ये जो परावर्तित किरण है बेटा उसी को अब हम क्या मान लें, आपतित किरण, अभी वो आने वाली किरण है, मान लिया जाए तो यह किस तरीके से व्यवहार करती है बेटा। यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए, ये आपतित किरण मान लिया जाए, तो ये किस तरीके से व्यवहार करती है बेटा, ये आपतित किरण की तरह व्यवहार करती थी। पहले वाली जो आपतित किरण है अब जिस रास्ते से आ रही थी उसी रास्ते से ये वापस जाती है, तो यह आपतित किरण की भांति, तो यह आपतित किरण की भांति, लिखिएगा बेटा आप अच्छे से, व्यवहार करती है। इसे ही प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। इसे ही प्रकाश का उत्क्रमणीयता का क्या कहा जाता है बेटा, सिद्धांत कहा जाता है। इसे ही प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहा जाता है। ये आप चित्र बना लीजिए। एक बार दोबारा देखिए बेटा, पहले लाइट इस रास्ते से आ रही थी, यहाँ पहुंची, अगर इस रास्ते से हम लाइट को लेके आएंगे तो जस्ट उसी रास्ते पे फॉलो करेगी जहाँ से पहले वाली लाइट आ रही थी। इसे कहते हैं प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। वीडियो को पास करिए बेटा और इसको आप नोट करिए। नोट हो गया बच्चों आप सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा। थोड़ा सा गले में बेटा प्रॉब्लम हो जाती है, ज़्यादा बोलते हैं। देखिए तो प्रतिबिंब जो है क्या होता है, आप नेक्स्ट हेडिंग अपने बना लीजिए बेटा, इमेज, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो, प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब क्या होता है, देखिए हमको बेटा क्लास 12th में दो प्रकार की घटनाएं, बेसिकली वैसे तो और भी प्रकार की घटनाएं बेटा लाइट में पढ़ना है, लेकिन जिन दो घटनाएं पर ज़्यादा फोकस किया गया आपके सिलेबस में वो है बेटा परावर्तन और अपवर्तन। वो क्या है, परावर्तन और अपवर्तन। क्या क्या है बेटा, परावर्तन और अपवर्तन। आप मेरे साथ बोला करिए, जब मैं कहता हूँ क्या है या आप बताइए, आप तुरंत बेटा मन में ही बोला करिए। मैं आपकी आवाज़ तो नहीं सुनता हूँ, मैं हर वीडियो में इस बात का जिक्र करता हूँ, मैं आपकी आवाज़ तो नहीं सुनता हूँ, लेकिन बच्चों आप बोला करिए, आप रिस्पांस किया करिए। उससे क्या होगा, आपका दिमाग हमारे साथ बेटा कनेक्ट रहेगा, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, आपको मज़ा आएगा समझने में। तो परावर्तन क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया। परावर्तन में क्या होता है, लाइट जा करके किसी को हिट करती है, हिट करने के बाद क्या आती है, वापस आती है, वो हो गया परावर्तन। इसी तरीके से बेटा अपवर्तन भी होता है। अपवर्तन क्या होता है अभी आगे हम पढ़ाएंगे। तो किसी प्रकाश स्रोत से लाइट जब आती है तो उसका बेटा या तो परावर्तन होगा या तो अपवर्तन हो जाएगा। अभी दो ही घटनाओं की हम बात करते हैं बेटा। तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब वापस फिर से एक दूसरे से मिलती हैं बेटा, फिर से वापस एक दूसरे से मिलती हैं, तो जहाँ पर मिलेंगी अथवा मिलती हुई बेटा प्रतीत होंगी, मिलेंगी अथवा मिलती हुई प्रतीत होंगी, वहीं पर बेटा बन जाता है प्रतिबिंब। वही पॉइंट बेटा, वही ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। अब कैसे मिलती हैं बेटा और कैसे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसके लिए टेंशन मत लीजिए। पहले आप जान लीजिए कि प्रतिबिंब क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है,
अब पूरा डिटेल से अभी तो पढ़ना है। परावर्तन बेटा आपको पढ़ना है समतल दर्पण के कारण, परावर्तन पढ़ना है आपको उत्तल और अवतल दर्पण के कारण। अभी आगे आप पढ़ेंगे अपवर्तन बेटा पढ़ना है, तो परावर्तन और अपवर्तन ही पूरा डिटेल से है। तो यहाँ अभी इमेज क्या होता है इसको देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। अभी जब इसका डायग्राम बनाया जाएगा, एक एक करके डायग्राम बनाएंगे, तब खूब बढ़िया से आपको समझ में आएगा बेटा। तो अभी आप इसको परिभाषा लिख करके सिर्फ समझ लीजिए, याद कर लीजिए। बात समझ में आ रही है? तो प्रतिबिंब क्या होता है आप सुन लीजिए पहले। परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात, क्या बच्चों बोलिए बोलिए मेरे साथ बोलिए, परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से मिलती हैं अथवा जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह पॉइंट बेटा परावर्तन कहलाता है। क्लियर? जैसे इसका उदाहरण अभी हम बता रहे हैं, पहले परिभाषा हम लिख लेते हैं बेटा। तो प्रकाश की किरणें कैसे लिखेंगे परिभाषा? लिखिए आप मेरे साथ बेटा। प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात, प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती है अथवा जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा क्या बेटा मिलती हुई प्रतीत होती हैं। प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? प्रतिबिंब कहलाता है। तो ये जो परिभाषा है बेटा, परावर्तन तो आप जानते हैं, अपवर्तन अभी नहीं जानते हैं, और अभी इसके डायग्राम भी आपको समझ नहीं आएंगे। हालांकि मैं एक डायग्राम बनाने का प्रयास कर रहा हूं, आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा इसमें कैसे हुआ क्या हुआ, अभी हम आपको आगे दिखाएंगे। इसके रूल होते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए एक प्रकाश की किरण इस तरीके से चली और ये दर्पण है बेटा, ये अवतल दर्पण है, अभी आगे सब पढ़ाएंगे, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा बेटा। ये परावर्तन देखो इस तरीके से हुआ, परावर्तन के पश्चात ये ऐसे चली आई, ठीक। और एक दूसरी किरण भी इस तरीके से जा रही है बेटा, इसका भी परावर्तन हो गया, वो ऐसे यहाँ चली आई। तो ये दोनों देखो यहाँ मिले हैं बेटा, ये दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ मिले हैं, तो यही बन गया बेटा प्रतिबिंब इसका। यही क्या बन गया? प्रतिबिंब इसका। बात समझ में आ रहा है? अब ये क्या है, ये कैसे यहाँ क्यों मिली हैं, इसके बारे में बेटा साफ डिटेल्स अभी आगे बढ़ेंगे। यहाँ तो सिर्फ हम आपको ये दिखा रहे हैं कि प्रतिबिंब होता क्या है। इतनी समझ में आ रही बातें? अभी इसके बारे में आप टेंशन मत लीजिए, बस ऐसे आप समझिए कि बस ये दो किरणें हैं और ये दर्पण है, दर्पण माने चिकनी सतह है, इससे टकराने के बाद ये देखो दोनों यहाँ आके मिल रही हैं। तो जहाँ पर मिल रही हैं वहीं पर इसका क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। इसी मिलने के पॉइंट को क्या कहा जाता है? इमेज कहा जाता है बेटा। तो यहाँ तो मिल रही हैं और कहीं कहीं बेटा मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे अगर इस तरीके से बात किया जाए बेटा, ये होता है उत्तल दर्पण आपका। क्या होता है? उत्तल दर्पण। अभी ये सब आगे पढ़ाएंगे, जिनको नहीं समझ में आ रहा है बेटा बिल्कुल परेशान ना हो। इस तरीके से लाइट जा रही है बेटा, इस तरीके से लाइट जा रही है, इसका परावर्तन होगा तो इधर की तरफ आ जाती है। और एक दूसरी किरण अगर हम ले रहे हैं, इसका भी अगर परावर्तन होगा तो कुछ इस तरीके से आ जाती है। अब देखो ये दो किरणें ऐसे जा रही हैं, ये अलग डायग्राम था, दो किरणें ऐसे जा रही हैं, यहाँ टकराएं, टकराने के बाद ऐसे ऊपर चले गई। अब इनको जब हम पीछे बढ़ाते हैं, पीछे तो यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। देखो ये बेटा एक अवतल दर्पण है और ये एक उत्तल दर्पण है। अभी अवतल उत्तल क्या होता है नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप टेंशन मत लो, अभी आगे हम पढ़ाएंगे इसके बारे में।
आप बिल्कुल बेटा बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, भी आगे सब चलेगा, बस आपको यहाँ प्रतिबिंब पर फोकस करना। प्रतिबिंब क्या होता है, यहाँ परावर्तन हुआ तो किरणें देखो मिल गई, यहाँ परावर्तन हुआ तो ऐसे सीधे भाग जा रही थी, इनको हमको पीछे बढ़ाना पड़ा, तो यहाँ से हमको लग रहा है कि ये दोनों जो किरणें बेटा यहाँ से निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो एक में क्या हो रहा है, वास्तव में मिल रही हैं और दूसरे में मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो यहाँ भी प्रतिबिंब बनेगा और यहाँ भी प्रतिबिंब बनेगा। तो फिर सर दोनों प्रतिबिंबों में अंतर क्या हुआ, दोनों प्रतिबिंबों में अंतर क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हो गया सर प्रतिबिंब दो प्रकार के हो सकते हैं। यस बेटा आप सही समझ रहे हो, अगर आप यह बात समझ रहे हो कि प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है तो ये यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, आप एकदम सही हो। तो परावर्तन में या अपवर्तन में प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वो होता है बेटा इमेज। अब देखो जहाँ मिलती हैं, जहाँ पर क्या होता है मिलती हैं, उसे कहते हैं बेटा वास्तविक प्रतिबिंब, उसे क्या कहा जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब। और जहाँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। उसे क्या कहा जाएगा बच्चों, आभासी प्रतिबिंब। इतना आप जल्दी से नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए बेटा और इसको नोट करिए। हो गया, अब हम मिटा दे रहे हैं इसको। ओके, वीडियो रोक करके बेटा आप नोट किया करिए। तो इस तरीके से देखा बेटा हम लोगों ने प्रतिबिंब क्या होता है, ये दो प्रकार का हो गया। तो प्रतिबिंब का अगर आपसे कोई पूछे भैया प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का बताएंगे, जस्ट दो प्रकार का बेटा। तो यहाँ हम दोनों लिख दे रहे हैं, इसके बारे में डिटेल से बेटा बातें कर रहे हैं, रुक जाइए। प्रतिबिंब दो प्रकार का हो गया, पहला हो गया बेटा वास्तविक। पहला प्रतिबिंब क्या हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब बेटा, वास्तविक। आप एकदम याद करते रहिए, हमारे साथ बेटा दिमाग को कंसंट्रेट करके बैठा करिए, तुरंत का तुरंत यहीं पे याद किया करिए। दूसरा क्या है बेटा, आभासी। दूसरा क्या है, आभासी प्रतिबिंब। पहला है, पहला आपका क्या है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा क्या बेटा आभासी। इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल, रियल इमेज, रियल इमेज। और इसको क्या कहते हैं बेटा वर्चुअल, क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज या इमेजिनरी इमेज बेटा, आभासी और वास्तविक बेटा। तो कैसे हम जानेंगे सर वास्तविक इमेज बना है और कैसे हम जानेंगे आभासी प्रतिबिंब बना है, इसके लिए अभी आपको मैंने डायग्राम बना के बताया। जब, तो इसकी परिभाषा भी लिख दे रहे हैं, जब आप लिखिए बेटा मेरे साथ, जब अपवर्तन या परावर्तन, जब अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात, नोट्स बेटा बहुत बेहतरीन तरीके से बनाइएगा। जब अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें, जब अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर क्या करती हैं, मिलती हैं, किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो बना प्रतिबिंब, तो बना प्रतिबिंब, तो बना प्रतिबिंब कैसा होगा, तो बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, तो बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है। नोट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब कहीं भी बनेगा, चाहे जिस हाल में बनेगा, चाहे परावर्तन में बनेगा, चाहे बेटा अपवर्तन में बनेगा। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, सुन लीजिए कान खोल के, पहले सब काम बंद करके सुन लीजिए। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है बेटा, प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। इसको एज ए ट्रिक याद कर लीजिए बेटा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है, हमेशा 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 उल्टा होगा बेटा। कौन, वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, सदैव कैसा होता है, उल्टा होता है। क्लियर। तो जब अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं तो बना प्रतिबिंब बेटा हमेशा क्या होता है, वास्तविक होता है। जैसा कि इस चित्र में मैंने अभी आपको
दिखाया था। ये अवतल दर्पण है। इस तरीके से पहली प्रकाश की किरण गई बेटा यहाँ, दूसरी प्रकाश की किरण गई, उसका भी परावर्तन हुआ, यहाँ पर दोनों मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या बना था बेटा, वास्तविक प्रतिबिंब बना था। वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर बना था। क्या यहाँ बोर्ड दिख रहा है बेटा? ओके। तो इस तरीके से आप कॉपी करिए बेटा, वीडियो को पॉज करके आप कॉपी करिए। अभी आपको आभासी प्रतिबिंब बता रहे हैं, कर लिए आप नोट्स? ओके बेटा, इधर हम मिटा दे रहे हैं। अब आप लिखेंगे किसका, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब की डिफिनीशन आप लिखिए बेटा। आभासी प्रतिबिंब की डिफिनीशन में आप क्या लिखेंगे, जब, यहाँ तक बोर्ड दिख रहा है बेटा? ओके। जब परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, जब परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, जब परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर क्या करती हो बेटा, मिलती हुई, किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो बना प्रतिबिंब, तो बना प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चों, आभासी कहलाता है। तो बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी कहलाता है। जब परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो बना प्रतिबिंब आभासी कहलाता है। इसका चित्र यहाँ हम दिखा दे रहे हैं। ये आपका कैसा है, उत्तल दर्पण है। क्यों है उत्तल दर्पण, कैसे है, ये सब अभी हम आपको बाद में सिखा देंगे बेटा। ये दो किरणें हमने लिया, इसका परावर्तन हुआ तो ये ऐसे निकल गई, इसका परावर्तन हुआ बेटा ये ऐसे निकल गई। इसको जब पीछे बढ़ाते हैं, पीछे जब बढ़ाते हैं तो यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, इसको भी जब पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। जब किरणों को बेटा पीछे बढ़ाना पड़े, बहुत ध्यान से आप समझिए, जब किरणों को क्या करना पड़े बेटा, पीछे की तरफ बढ़ाना पड़े, तो वो हमेशा आभासी होता है बेटा। कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब। कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है, जैसा कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता था, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता था, उल्टा, और यहाँ पर क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनेगा। नोट करिए बेटा, दिस इज इम्पोर्टेंट। आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं, सदैव सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है बेटा। क्लियर? तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा हमेशा सीधा बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा बेटा, उल्टा बनेगा। क्लियर? ये पूरा बेटा आप वीडियो पास करिए और डायग्राम बना करके खूब अच्छे से बेटा इसको नोट करिए और इसको याद करिए। आगे हम बढ़ते हैं। नोट हो गया बेटा सबका? चलिए ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग बेटा हम लोगों की दर्पण होगी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। यहाँ से थोड़ा सा गहराई में चलती है फिजिक्स आपके सिलेबस की। अब यहाँ से बेटा थोड़ा सा और इंटरेस्ट आने वाला है। अभी तो सारी चीज़ें थियोरेटिकली चल रही थी, बट अब यहाँ से बेटा आप कंसेप्चुअल चलेगा। अब आपको थोड़ा सा बेटा दिमाग लगा करके चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगा करके पढ़ना पड़ेगा। चलिए आइए समझते बेटा ये दर्पण क्या होता है। दर्पण सबसे पहले हम समझते हैं बेटा दर्पण क्या होता है। देखिए दर्पण समझने की पहली बात ये चिकनी सतह होती है। एक एक चीज़ बेटा, एक एक पॉइंट आप समझिए। एक बार में अगर डेफिनेशन बता देंगे तो आपको याद नहीं होगा, अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा। दर्पण क्या होती है, एक चिकनी सरफेस होती है बेटा। किस लिए यूज किया जाता है, परावर्तन करने के लिए। तो दो बातें पहले आप अपने दिमाग में सेट करिए। दर्पण कोई स्मूथ खूब चिकनी सतह होती है, किसके लिए यूज होती है, परावर्तन के लिए यूज होती है। परावर्तन क्या होता है आप जानते हो। अभी बनता कैसे है वो आप समझ लीजिए। जैसे बेटा आपके पास कोई कांच की सीट है, कोई पारदर्शी कांच की सीट है। पारदर्शी आप समझ रहे हो, जैसे बहुत सारे दरवाजे पारदर्शी होते हैं, इस पार से उस पार देखने में दिखते हैं। जब आप किसी मॉल में जाते हैं तो वहाँ गेट पर लगा होता है, दरवाज़ा लगा होता है, जिसमें इस पार से उस पार खूब अच्छे से दिखता है बेटा।
एक ऐसा आप कांच का टुकड़ा ले लीजिए जो एकदम पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होता है, जो इस पार से उस पार दिख रहा हो। तो आप क्या करिए, एक साइड में चांदी का लेप लगा दीजिए, एक साइड में आप पॉलिश कर दीजिए। किसका बेटा? चांदी का। चांदी का पॉलिश करने के बाद उसके ऊपर बेटा पेंट कर दीजिए। समझिए मैंने क्या बताया। आप एक पारदर्शी कांच का टुकड़ा लेना है और उसको चांदी का लेप लगा देना है। किसका लेप लगाना है बेटा? चांदी का लेप लगा देना है। और उसके ऊपर बेटा कोई भी पेंट आप कर दीजिए, काला पेंट कर दीजिए, लाल पेंट कर दीजिए, ग्रीन कर दीजिए, कोई भी कर दीजिए। तो जो जिस सरफेस बेटा चांदी का लेप आप लगाए हुए हैं उसका जो अपोजिट सरफेस है वो उसको जब आप देखोगे तो अंदर वाली सतह बेटा एकदम चिकनी हुई सतह दिखेगी और अंदर वाली सतह अब क्या हो गई है? अपारदर्शी हो गई है। आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए बेटा ये कांच का टुकड़ा है, ठीक है। जैसे ये कांच का टुकड़ा आप ऐसे समझिए, जैसे ये हमारे पास बेटा एक कांच का पारदर्शी शीट है। ये पारदर्शी तो नहीं है, ये मेरे पास एक रसीद बुक है बेटा, इसी से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद करें बेटा आपको समझ में। आप इमेजिन करिए कांच का टुकड़ा है। कांच का क्या टुकड़ा? इसके दो फेस है बेटा, एक आपकी तरफ और एक हमारी तरफ। समझने का प्रयास करिए बेटा, बहुत बेहतरीन उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार अगर दिमाग में बेटा सेट हो गया आपके तो फिर ये कभी लाइफ में भूलेगा नहीं। ये कांच का कोई क्या है बेटा? पारदर्शी कांच का टुकड़ा है। इस पार से उस पार ये दिख रहा है, अभी तो इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें देखने का प्रयास मत करिए, बट ये अगर कांच का होता तो दिखता बेटा। तो हमने क्या किया? चांदी का लेप लगा दिया। किधर लगा दिया? इधर। हम अपनी साइड में चांदी का लेप लगा दिया। पहले तो क्या कर दिया? चांदी का लेप लगा दिया। अब उसके ऊपर फिर पेंट लगा दिया, लाल पेंट लगा दिया, काला लगा दिया, ग्रीन लगा दिया, कोई मतलब उससे नहीं उठा। तो चांदी का लेप लगा दिया, उसके ऊपर पेंट लगा दिया। अब हम कहें कि इस पार से इस पार देखो तो अब आपको दिखेगा उठा, अब ये अपारदर्शी हो गया। क्या हो गया? ना तो अब हम इस पार से उस पार देख पाएंगे, ना आप उस पार से इस पार देख पाओगे। और जब आप उस पार से देखोगे, आप अपनी तरफ से देखोगे तो अंदर से क्या दिखेगा बेटा? एक स्मूथ चिकनी सतह दिखेगी, क्योंकि सबसे पहले ऊपर क्या है? वो चांदी की लेप है बेटा। क्या है? चांदी की लेप है। तो एकदम चिकनी सतह आपको दिखेगी। और हमें कुछ दिखेगा? हमें तो काला पेंट दिखेगा और रेड ऑक्साइड का पेंट दिखेगा, लाल पेंट दिखेगा, ग्रीन पेंट दिखेगा, हमें कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप अपनी तरफ से देखोगे ना बेटा, आपको एक स्मूथ एक चिकनी सतह दिखेगी। तो जिधर पेंट हुआ रहता है, जिस साइड में क्या हुआ रहता है बेटा? पेंट हुआ रहता है, उसको कागज़ पर इस तरीके से बना दिया जाता है बेटा। ये देखो, उसको कागज़ पे कैसे बना दिया जाता है? इस तरीके से। ये पेंटिंग वाली साइड है। कौन वाली है? पेंटिंग, या इसी को बेटा कलाई कहा जाता है। ओके। अब इधर ये चमकदार सतह है, यहाँ पर जब कोई लाइट आएगी तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? परावर्तन। ये क्या है? चिकनी सतह बेटा, चिकनी सतह है। तो ये जो हमने सिस्टम बना लिया, जो अरेंजमेंट हमने बनाया बेटा, इसी को कहते हैं दर्पण। इसी को क्या कहा जाता है? दर्पण कहा जाता है बेटा। इसी को कहा जाता है मिरर। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आप सबको आज दर्पण की बहुत बेहतरीन डेफिनेशन समझ में आया होगा। दर्पण का आज मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो दर्पण क्या होता है? आप कोई भी पारदर्शी टुकड़ा ले लीजिए, उसके एक तरफ चांदी का लेप लगा करके फिर उसी के ऊपर से आप कोई भी पेंट कर दीजिए। तो जब आप दूसरी तरफ से देखो बेटा, वो खूब चिकना हुआ आप सतह दिखाई देगा, खूब चिकनी सतह दिखाई देगा। ये अरेंजमेंट, ये जो सिस्टम बनाया, दैट इज दर्पण। तो दर्पण की परिभाषा कैसे लिखें बेटा? ये तो ये हो गया दर्पण का डायग्राम। तो दर्पण की परिभाषा क्या लिखेंगे बेटा? परिभाषा यही हो जाएगा जो मैंने बताया। लिखिए मेरे साथ, किसी पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर, किसी पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर चांदी का लेप लगाकर उसके ऊपर पेंट कर दिया जाता है। पेंट कर दिया, उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है? पेंट कर दिया जाता है। तो दूसरी सतह तो क्या बच्चों? दूसरी सतह चिकनी हो जाती है, चिकनी और अपारदर्शी हो जाती है बेटा। क्या हो जाती है? चिकनी और
अपारदर्शी हो जाती है, इसे दर्पण कहते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है बेटा? दर्पण। इसे ही क्या कहते हैं बच्चों? दर्पण। इसे आप क्या कहते हो? दर्पण कहते हो। तो परिभाषा आप नोट करिए बेटा, वीडियो को पॉज करिए और परिभाषा को नोट करिए। हो गया सबका? ओके बेटा, मिटाते हैं इसको। अब ये दर्पण हो गया। तो दर्पण में क्या होता है? एक पारदर्शी प्लेट होती है, एक तरफ चांदी का पेंट लगा दो, उसी के ऊपर बेटा एक कोई नॉर्मल पेंट लगा दो। अब ये सतह हो गई अपारदर्शी, दूसरी तरफ से देखो खूब चिकना दिखेगा बेटा, ये हो गया दर्पण। अब परावर्तन में क्या होता है? जब कोई लाइट चिकनी सतह पे पड़ती है तो वापस टकरा करके उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब आते हैं बेटा दर्पण के प्रकार। हेडिंग आप लिखिएगा, दर्पण के प्रकार। बेटा आपकी हेडिंग रहेगी दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर। बेटा टाइप्स ऑफ मिरर, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो उसके ज्योमेट्री के आधार पर, उसकी बनावट के आधार पर, किस आधार पर बेटा? बनावट या संरचना के आधार पर दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला है बेटा समतल दर्पण। पहला कैसा दर्पण है बच्चों? समतल, जिसको आप क्या कहते हो? प्लेन मिरर। क्या कहते हो? प्लेन मिरर। और दूसरा क्या होता है बेटा? उत्तल, दूसरा है गोलीय दर्पण। दूसरा क्या है? गोलीय दर्पण। इसको आप क्या कहते हो? स्फेरिकल। स्फेरिकल मिरर। क्या कहा जाता है बेटा? स्फेरिकल मिरर। तो दर्पण बेसिकली बेटा उसकी ज्योमेट्री के आधार पर, उसकी संरचना के आधार पर दो भागों में क्लासिफाइड कर दिए गए। पहला है समतल, दूसरा है गोली दर्पण। अब आगे बेटा ये गोली दर्पण भी चल करके दो भागों में बट जाएगा। कौन कौन? एक होगा बेटा अवतल। क्या होगा? अवतल, जिसको आप कहते हो कॉनकेव। क्या होता है बेटा? कॉनकेव। और दूसरा होता है उत्तल। क्या होता है? उत्तल, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स। क्या कहा जाता है बेटा? कॉन्वेक्स। क्लियर हो रही बातें? एक हो गया आपका कॉनकेव, दूसरा हो गया कॉन्वेक्स। इस प्रकार बेटा कुल मिला जुला करके अगर हम बात करें कि हमारे पास दर्पण कुल कितने हुए, तो एक तो समतल हो गया, दूसरा अवतल और तीसरा उत्तल। हमारे पास तीन प्रकार के दर्पण हो गए बेटा, समतल, उत्तल और अवतल। ये तीन प्रकार के बेटा दर्पण हमारे पास हो गए। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि किसको समतल कहते हैं, किसको अवतल कहते हैं और किसको उत्तल कहते हैं। तो सबसे पहले बात हम करेंगे बेटा समतल दर्पण की। आप हेडिंग बना लीजिए, समतल दर्पण। हेडिंग आप क्या लिखेंगे? समतल दर्पण। आप हेडिंग लिखिएगा बेटा समतल दर्पण। आपकी फर्स्ट हेडिंग होगी समतल दर्पण। क्या होता है समतल दर्पण बेटा? परिभाषा लिखिए, यदि परावर्तक तल, यदि क्या बच्चों? परावर्तक तल। यदि परावर्तक तल समतल हो, कैसा हो? समतल हो, तो उसे, यदि परावर्तक तल कैसा हो बेटा? समतल हो। यदि परावर्तक तल कैसा हो? समतल हो, तो उसे समतल दर्पण, समतल दर्पण कहते हैं। यदि बेटा परावर्तक तल कैसा हो? समतल हो, एकदम प्लेन हो, एकदम स्मूथ हो बेटा, तब उसको हम क्या कहेंगे? समतल दर्पण। जैसे समतल दर्पण इस तरीके से बेटा आप बना सकते हो। ये जो लाइन खींची जा रही है, ये क्या है बेटा? ये पेंटिंग वाला एरिया है। कौन वाला है? पेंटिंग वाला एरिया है। और इधर से चिकना वाला एरिया है। कौन है? चिकना एरिया है। अब बताओ प्रकाश का परावर्तन किधर से होगा? इधर पेंटिंग वाले भाग से होगा कि चिकने वाले भाग से? अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इधर से लाइट को आकर के धड़ाम से गिरा देते हैं। नहीं बच्चों, ये गलती आप कभी मत करिएगा। हमेशा परावर्तन चिकनी सतह से होता है। तो ये देखो लाइट ये आई इस तरीके से, और ये परावर्तन के नियम को फॉलो करते हुए नॉर्मल खींचेंगे, ये आई होगा और ये आर होगा।
तो इस तरीके से आ रही हो, इस तरीके से आ रही है। देखो इसकी सतह देखो एकदम बेटा प्लेन होते, एकदम कैसी है सतह प्लेन, इस तरीके से बेटा एकदम सतह प्लेन होगी, ऐसे एकदम प्लेन होगी, ये वक्र नहीं होगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो, एकदम प्लेन सरफेस होगी बेटा। समझ में आ रहा है? एकदम प्लेन सरफेस है, जिसको क्या कहेंगे समतल दर्पण। अब चाहे इसको इस तरीके से बनाया जाए, चाहे बेटा इसको इस तरीके से लिटा दिया जाए, तो अभी ये समतल ही रहेगा, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। या इसको ऐसे किसी एंगल पर रख दिया जाए बेटा, इसको किसी एंगल पर रख दिया जाए, तो भी ये हमेशा क्या रहेगा बेटा, समतल दर्पण ही रहेगा। आपको ये सरफेस देखना है, क्या देखना है बेटा, सरफेस देखना है। अगर सरफेस इसकी समतल है, प्लेन है, तो ये हमेशा समतल दर्पण कहलाएगा। आप वीडियो बेटा पॉज करिए और नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके बेटा, चलिए इसके बाद बेटा नेक्स्ट सेटिंग डालिए। समतल दर्पण समझ में आ गया आपको? ओके बेटा, अब हम आगे चलते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण बेटा क्या होता है, हेडिंग लिखिएगा, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, इसको आप कहते हो स्फेरिकल मिरर बेटा। कौन वाला मिरर? स्फेरिकल मिरर। तो क्या होता है, यदि परावर्तक, लिखिए परिभाषा बेटा, यदि परावर्तक पृष्ठ कैसा है बेटा, गोलीय है। यदि परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो तो वह क्या कहलाता है, तो वह गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। यदि परावर्तक पृष्ठ कैसा हो जाए बेटा, गोली हो जाए, किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है, ये किसी गोले का क्या होता है बेटा, कटा हुआ भाग होगा, तभी तो उसका सरफेस क्या होगा, गोली होगा, तब उसे आप क्या कहोगे, गोली दर्पण आप कहेंगे, तब उसे क्या कहेंगे, गोली दर्पण। ये निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, भी आप समझ जाओगे। ये निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला आप हेडिंग लिखेंगे बेटा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इसको आप क्या कहते हो, कॉनकेव। यहाँ पे एक लाइन और लिख लीजिए बेटा, यह किसी गोले का इम्पोर्टेंट बात है, किसी गोले का कटा भाग होते हैं। जब बेटा किसी गोले से काटा गया होगा, तभी तो उसकी सतह क्या होगी बेटा, गोली होगी, तभी तो उसकी सतह क्या होगी बेटा, गोली होगी। क्लियर हो रही बातें? तो ये हो गया गोली, किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है। तो निम्नलिखित दो प्रकार का होता है बेटा। पहला क्या है, अवतल। अब देखो अवतल क्या है, जैसे ये आप समझिए बेटा, ये आपके पास कोई गोला है बेटा, आप ये समझिए कांच का खोखला गोला है। क्या है बच्चों, आपके पास फुटबॉल देखें आप लोग, इमेजिन करिए बेटा, फुटबॉल यदि आप देखे हो तो फुटबॉल आप समझिए कांच का खोखला गोला है बेटा। अब आप क्या करो, उसको कहीं से आधे से कम भाग बेटा, देखो ये पूरा फुटबॉल है, इमेजिन करो ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, फुटबॉल है, ये पूरा का पूरा फुटबॉल है, और आधे पर से नहीं काटना, आधे से थोड़ा सा, आधे से कम ही काटना है। आप काट लोगे तो आपको कैसे मिलेगा, कटोरी की तरह शेप का मिलेगा। जैसे कटोरा होता है ना बेटा, कटोरा आप समझ रहे हो, जिसमें दूध पीते हैं आप लोग, तो वो कटोरे का शेप का बेटा एक मिलेगा, कटोरे का शेप का मिलेगा। एक उभरा हुआ पृष्ठ होगा और एक दबा हुआ पृष्ठ होगा। आप समझ पा रहे हो बेटा? आप फिर से समझो, इमेजिन करो, जितना बढ़िया आप इमेजिनेशन कर ले जाओगे उतना ज़्यादा तुम्हें ये समझ में आएगा टॉपिक। एक आपके पास गोला है फुटबॉल की तरह, आप उसको आधे से कम भाग में आप ऐसे काट लो, इस तरीके से इसको काट लो। जब आप इसको काट लेंगे तो इसका जो शेप होगा आपको कैसे दिखेगा, कटोरे की तरह दिखेगा ना, ऐसे दिखेगा कटोरे की तरह। इसके दो पृष्ठ होंगे, एक ये देखो अंदर वाला और एक इसका पीठ भरा हुआ भाग, तो इसके दो पृष्ठ होंगे, एक दबा हुआ और एक अंदर हुआ भाग। क्लियर हो रही बात? तो ये जो गोलीय दर्पण होते हैं ये किसी गोले का कटा हुआ भाग होते हैं बेटा। अब ये पेंटिंग के आधार पर, पेंटिंग अंदर किया गया है कि पेंटिंग बाहर की गई है, इसी आधार पर बेटा ये दो प्रकार से हो जाते हैं, एक अवतल हो जाता है और एक उत्तल हो जाता है। अब आप अवतल में क्या होता है, पेंटिंग बेटा उभरे हुए भाग पर कर दी जाती है। अगर पेंटिंग उभरे हुए भाग पर हो गई तो चिकना पृष्ठ कहाँ आ जाएगा, दबे हुए भाग पर। ये देखो ये हो गया चिकना पृष्ठ।
कैसा हो गया, और ये हो गया पेंटिंग, ये हो गई क्या बेटा, पेंटिंग, क्या हो गई, पेंटिंग। तो अवतल दर्पण क्या होता है बेटा, यदि पेंटिंग कहाँ हो, उभरे हुए पृष्ठ पर हो, और परावर्तन कहाँ से हो बेटा, दबे हुए पृष्ठ से, तब उसे आप क्या कहोगे, अवतल कहोगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसकी डिफिनीशन यहाँ हम लिखवा दे रहे हैं, यहाँ लिखिएगा आप मेरे साथ। यदि उभरे हुए पृष्ठ पर पेंटिंग, उभरे हुए पृष्ठ पर क्या हो जाए बेटा, पेंटिंग, तथा दबे हुए पृष्ठ से क्या हो रहा हो बेटा, परावर्तन, दबे हुए पृष्ठ से परावर्तन होता हो, तो उसे कौन सा दर्पण, तो उसे बेटा अवतल, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखो अवतल दर्पण हो या बेटा उत्तल दर्पण हो, दोनों को काट लिया गया। अवतल या उत्तल किस बात से डिपेंड करते हैं, उसकी पेंटिंग से डिपेंड करते हैं। अगर पेंटिंग उसके पृष्ठ के सतह के ऊपर हो गई बेटा, पेंटिंग उसके सतह के ऊपर हो गई तो वो, और तब चिकनी सतह कहाँ आ जाएगी, अंदर, तो अंदर वाले भाग, क्यों माने क्या होता है बेटा, गुफा। यहाँ देखो क्यों माने क्या होता है, गुफा। यदि लाइट की किरणें बेटा गुफा में एंट्री कर रही हैं तो से आप समझिए वो कानकेव है। अगर चिकनी सतह जो है गुफा में है, चिकनी सतह कहाँ बेटा, गुफा में है, तो समझिएगा वो अवतल दर्पण है, यानी कानकेव वाला है। तो उभरे हुए पृष्ठ पर पेंटिंग हो और दबे हुए भाग में परावर्तन हो रहा हो तो समझिए बेटा वो कौन सा है, अवतल दर्पण है। आप वीडियो को पास करिए बेटा और इसको आप डेफिनेशन को नोट करिए। ओके, हो गया, मिटा दे रहे हैं बेटा इसको। अब आप हेडिंग लिखेंगे उत्तल दर्पण। ओके बेटा, कौन सा दर्पण लिखना है, उत्तल दर्पण। चलिए उत्तल दर्पण लिख लेते हैं बेटा। लास्ट हेडिंग है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये भी क्या होता है बेटा, किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। इसको इस तरीके से काट लिया गया। अगर बेटा पेंटिंग जो है कहाँ हो जा रही है, दबे हुए भाग पर, पेंटिंग कहाँ हो रही है, दबे हुए भाग पर, तो ये परावर्तन बेटा यहाँ से कर देगा। ये हो गया पेंटिंग वाला एरिया। कौन वाला एरिया हो गया बेटा, पेंटिंग वाला। और ये कौन वाला एरिया हो गया, परावर्तक। ये हो गया आपका बेटा परावर्तक पृष्ठ, जिसको आप कहते हो बेटा ये चिकना पृष्ठ हो गया। कौन वाला पृष्ठ है ये, चिकना पृष्ठ। तब इसे क्या कहेंगे बेटा, उत्तल कहेंगे। तो इसकी परिभाषा लिख लिया जाए बेटा। इसकी परिभाषा बेटा बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आप खुद से लिख सकते हो। यदि क्या बेटा, यदि पेंटिंग कहाँ हो रही है बेटा, दबे हुए, यदि पेंटिंग दबे हुए भाग नहीं भाई, दबे हुए पृष्ठ पर, यदि पेंटिंग दबे हुए पृष्ठ पर, यदि पेंटिंग कहाँ बेटा, दबे हुए पृष्ठ पर, तथा परावर्तन कहाँ बेटा, उभरे हुए पृष्ठ पर, उभरे हुए पृष्ठ से होता है। यदि पेंटिंग दबे हुए पृष्ठ पर तथा परावर्तन कहाँ से बेटा, उभरे हुए पृष्ठ से होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उत्तल दर्पण। तो उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पास करके खूब अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। तो आज बेटा इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं बेटा आप सबको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अब यहाँ पे ब्रेक दे रहे हैं। तो मिलेंगे फिर बेटा इसके आगे वाले लेक्चर में। इसके पहले जितने भी वीडियो बेटा आपको पढ़ाया गया है
उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। अगर समझ में आ रहा हो बेटा वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को बेटा ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बच्चों आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप मेरे लिए सिर्फ इतना करिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए बेटा, पूरा सिलेबस हम कराएंगे, पूरा जब तक सिलेबस नहीं ख़त्म करेंगे तब तक ये बेटा वीडियो कंटिन्यू हम आपके लिए बनाते रहेंगे, रेगुलर हम आपके लिए बेटा मेहनत करते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।